नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, हमारी जो आंसर राइटिंग चल रही है उसमें हमारा देखिए आर्ट एंड कल्चर तो समाप्त हो चुका है। आर्ट एंड कल्चर तो जो ये 5 फरवरी से शुरू हुआ है, जो बैच है पेपर 1 का आंसर राइटिंग के लिए, तो इसमें देखिए अब कल से यानी सोमवार से आपका आधुनिक इतिहास शुरू होने जा रहा है। तो उसमें देखिए जो मॉडल आंसर है किस किस तरीके से दिए जाते हैं उनका अब आपको इसमें पर डे वीडियो मिलेगा 3 क्वेश्चनों का, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए आधुनिक भारत के मॉडल आंसर है, लगभग ये 28 मॉडल आंसर इसमें पीडीएफ में दिए जा रहे हैं। तो ये जो भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनको ये मिल चुकी है पीडीएफ, तो वो साथ साथ में मॉडल आंसर भी देखते हैं और इसकी आंसर राइटिंग भी करते हैं। तो आप जिनको भी करना हो आंसर राइटिंग में मॉडल आंसर देख लीजिए, और इसमें सब कुछ दिखाया गया। बाकी देखिए कॉपियाँ ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ जाइए, उस पर पढ़ती रहती हैं। तो वो आप देख सकते हैं किस तरीके से होती है आंसर राइटिंग, कैसे चेक होती है कॉपियाँ, वो सारी चीज़ें हैं। तो देखिए अभी ऑफर चल रहा है, 499 पर पेपर की आंसर राइटिंग हो रही है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए, या तो व्हाट्सअप कर लीजिए या कॉल कर सकते हैं 8527434727 पे। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए 10 फरवरी यानी कल से आपका पेपर 5 का भी बैच शुरू हो रहा है आंसर राइटिंग का। तो जिनको भी एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। अभी ये ऑफर में 499 पर पेपर, ये 2 दिन के लिए है ऑफर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए किस तरीके से ये बनाए मॉडल आंसर। पहला है इसमें, भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को रेखांकित कीजिए, साथ ही क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पहले चरण की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो आप जैसे 200 शब्दों में या 125 शब्दों में, इस तरीके से आपको दे रखा है, जैसे भी आप क्वेश्चन पूछा जाए वैसे मैनेज कर सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों ही तरीके से मैनेज हो जाएंगे। थोड़ा सा कंटेंट कम कर दीजिएगा 125 शब्द में। परिचय देखिए, परिचय इस तरीके से देना है आपको कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से मानी जाती है। 1896-97 में चापेकर बंधुओं ने पूना में प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और अंग्रेज अधिकारी जो रैंड और एम हर्स्ट की हत्या की। क्रांतिकारियों का उद्देश्य हिंसात्मक गतिविधियों जैसे बम पिस्टल का प्रयोग, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, शस्त्रागारों पर हमले, डकैती के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो और भी इसे आप संक्षिप्त कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए भी ज़्यादा कंटेंट दे रखा है। अब देखते हैं कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। प्रथम चरण पूछा है जो 1905 से 17 तक, ये इसमें क्या कारण थे वो देखते हैं। तो इसमें पहला है औपनिवेशिक दमनकारी नीतियाँ। तो इसमें क्या क्या पॉइंट लिखेंगे आप। जैसे ब्रिटिश सरकार ने 1907 और 1908 में कठोर दमनकारी कानून लागू किए। उदाहरण देखिए, जैसे बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ विरोध को दबाने के लिए सरकार ने प्रेस अधिनियम 1908 और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नए कानून लागू किए। तो ये पहले पॉइंट में लिख सकते हैं। दूसरे में देखिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि जो है, तो जैसे स्वदेशी आंदोलन ने आत्मशक्ति की भावना को बल दिया। उदाहरण देखिए बाल गंगाधर तिलक ने के नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ने युवाओं को प्रेरित किया इसने, है ना। तो ये चीज़ें आप पॉइंट में एग्जैक्ट पॉइंट के साथ में आप डाल सकते हैं। और देखिए बस एक चीज़ इसमें नहीं दी है हमने मॉडल आंसर में, जैसे मैप वगैरह और फ्लो चार्ट जो बनाने हैं वो आप इन्हीं पॉइंटों के साथ बना सकते हैं। मैप और फ्लो चार्ट वो अलग से भी दे रखे हैं आपको नोट्स में, तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था, इसलिए आपके लिए इन चीज़ों को आपके ऊपर छोड़ दिया। और जैसे जैसे आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें हम लोग इसे बताते जा रहे हैं आपको साथ साथ में। तीसरा देखिए पॉइंट है शिक्षा का विकास और राष्ट्रीय चेतना। शिक्षा के प्रसार से राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और युवा क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ने लगे। जैसे उदाहरण देखिए बंगाल में अनुशीलन समिति 1902 और युगांतर 1906 जैसी क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना हो जाती है। और चौथा पॉइंट है नरमपंथी राजनीति से मोहभंग हो जाता है युवाओं का, खासकर जैसे कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं की संवैधानिक विधियों से युवा असंतुष्ट थे। उदाहरण देखिए 1906 में कांग्रेस के सूरत विभाजन में नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच मतभेद सामने आए, जिससे क्या हुआ, क्रांतिकारी मार्ग को बल मिला। पांचवा पॉइंट देखिए उग्रपंथी नेताओं का दमन हुआ। जैसे सरकार ने उग्रपंथी नेताओं को दबाने के लिए, जो राष्ट्रवादी नेताओं को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। जैसे 1908 में बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया, है ना। तो ये चीज़ें थी। अब प्रथम चरण की विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या थी इसमें। तो विशेषताओं में देखिए उदारवादी राष्ट्रवादियों की नीतियों को खारिज किया गया। जैसे क्रांतिकारियों ने याचिका और शांतिपूर्ण विरोध के बजाय प्रत्यक्ष संघर्ष को प्राथमिकता दी। उदाहरण में देखिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 1908 में मुजफ्फरपुर, जो बिहार में पड़ता है, में जज किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। और दूसरा है ब्रिटिश अधिकारियों और प्रतीकों पर हमले हुए, जैसे ब्रिटिश शासन के प्रतीकों पर हमले हुए। उदाहरण देखिए 1912 में राज बिहारी बोस और बसंत विश्वास ने, जो बसंत विश्वास थे, इन्होंने वॉइस रॉय होर्डिंग पर बम से हमला किया। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त जैसे करेंगे ना, तो ये पॉइंट आपका दे ही रखा है, तो इसकी व्याख्या ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें। यहाँ थोड़ा सा समझाने के लिए आपको दे दिया गया है, तो कंटेंट को संक्षिप्त अपने अनुसार करना है आपको। अगला है तीसरा पॉइंट, जैसे गुप्त संगठन और भूमिगत गतिविधियाँ। क्रांतिकारियों ने गुप्त संगठनों का निर्माण किया और हथियारों का संग्रह किया। उदाहरण देखिए बंगाल में अनुशीलन समिति और पंजाब में गदर पार्टी 1913 में क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र बन गए। युवा और शिक्षित भारतीयों की भागीदारी, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शिक्षित युवाओं ने।
जैसे बंगाल के जतिन दास और पंजाब के करतार सिंह सरावा जैसे युवाओं ने क्रांतिकारी संग्राम में सक्रिय हुए। ये पांचवा देखिए, बलिदान और आत्मोत्सर्ग की भावना। क्रांतिकारियों ने आत्म बलिदान की भावना से स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, प्रीति लता वाडेकर आदि जैसे क्रांतिकारी युवाओं ने भाग लिया इसमें। निष्कर्ष देख लीजिए ये संक्षिप्त में। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पहला चरण 1905 से 1917 हिंसात्मक राजनीतिक गतिविधियों का दौर था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम को नई दिशा दी। इसने जनता के भीतर आत्म बलिदान और संघर्ष की भावना को जागृत किया, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के अन्य चरणों की नींव बनाइए। तो ये हो गया आपका निष्कर्ष। तो पहला क्वेश्चन था ये। तो देखिए दूसरा देख लेते हैं। ये देखिए ये आप हमारा ये प्रोग्राम ये आंसर राइटिंग का है, तो ये भी देख सकते हैं आप, ये बता दिया है। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो ऐसे देखिए आपसे पर्सनालिटी के बारे में पूछते हैं, तो हमने ऑलरेडी इसमें 4 से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसी बेस पे आपको तैयार करने हैं सारे, क्योंकि यही पार्ट इसमें ज़्यादा पूछा जाता है पर्सनालिटी वाला। तो इसमें परिचय में देखिए सुभाष चंद्र नेताजी के बारे में ये दे दिया गया है, तो इसे आप PDF वहाँ मिल जाएगा ओनली PCS टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से ये इंट्रो डाउनलोड कर सकते हैं। इसको PDF को इंट्रो देख लीजिएगा। अब सीधा आते हैं भूमिका पे। प्रारंभिक योगदान देखिए, नेताजी ने CR दास के मार्गदर्शन में कलकत्ता के छात्रों, युवाओं, मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण देखिए 1921 में उन्होंने स्वराज अखबार की शुरुआत की और बंगाल कांग्रेस के स्वयंसेवकों के युवा प्रशिक्षक बने ये। और 1925 से 27 तक मांडले जेल बर्मा से रिहा होने के बाद ये अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल कांग्रेस के सचिव ये इन्हें चुना गया। 1930 में कलकत्ता के मेयर चुने गए और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के अध्यक्ष भी बने। समाजवादी दृष्टिकोण इनका देख लीजिए। 1930 के दशक में यूरोप प्रवास के दौरान नेताजी साम्यवादी नेताओं के संपर्क में आए और समाजवाद से प्रभावित हुए। 1938 में वे हरपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की, जिसने औद्योगिकरण है उसको बढ़ावा दिया। इसने वामपंथी गुट को समर्थन दिया नेताजी ने। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि नेताजी ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के समर्थक थे ये, और गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा से सहमत नहीं थे ये। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन मतभेदों के कारण आप जानते ही होंगे त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। प्री में काफी पढ़ते होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भूमिका देख लीजिए इनकी क्या क्या थी भूमिका। तो 1940 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन वो भागकर जर्मनी और जापान पहुंचे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सहयोग मांगा इन्होंने दूसरे देशों से। 1942 में उन्होंने बर्लिन रेडियो से प्रसारण कर भारतीयों में जोश भरा। उदाहरण देखिए 1943 में भी सिंगापुर पहुंचे, जहां राज बिहारी बोस ने उन्हें आजाद हिंद फौज की कमान सौंप दी। नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान और अन्य धुरी राष्ट्रों ने मान्यता भी दी। अगला पॉइंट है इसमें, INA ने अंडमान निकोबार द्वीपों पर कब्जा किया और पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के कारण INA सफल नहीं हो सका। ये निष्कर्ष देख लीजिए। संक्षिप्त में निष्कर्ष देना है कि नेताजी एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त कराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेगा ये चीज़। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं निष्कर्ष। ठीक है, 2 प्रश्न हमारे हो गए। तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा देखिए प्रश्न है इसमें, भारत का विद्रोह 1857 का विद्रोह दोषपूर्ण नीतियों और क्रूर शोषण की परिणति था, जिसने कंपनी के शासन को हिला दिया। इस कथन का परीक्षण करना है 200 या 125 शब्दों में। इंट्रोडक्शन देखिए देना है ये परिचय। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो 10 मई को मेरठ में भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह करने के साथ प्रारंभ हुआ। यह केवल एक सैन्य विद्रोह न होकर ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध व्यापक असंतोष का परिणाम था। यह आर्थिक, राजनीति और सामाजिक कारणों से उत्पन्न एक संगठित संघर्ष था। अब देखिए इसमें कंपनी शासन की नीतियां और उनका विद्रोह में योगदान क्या था वो देख लेते हैं। ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियां हैं, जिसमें अंग्रेजों की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण कई राज्यों का विलय कर लिया गया, जिससे भारतीय शासकों में असंतोष फैला। जैसे उदाहरण देख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, नागपुर, झांसी और अन्य कई राज्यों पर अधिकार कर लिया था। ये पॉइंट देना। इसमें साथ ही भारतीय राजा ब्रिटिश हस्तक्षेप से नाराज थे, जिससे सैनिक, शिल्पकार और कुलीन वर्ग भी प्रभावित हुए, इनके रोजगार वगैरह चले गए, तो ये भी इफेक्ट हुए इससे। आर्थिक शोषण और नीतियां इनकी, जैसे पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया गया और उसे ब्रिटिश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अधीन कर दिया गया। उदाहरण देना है आपको कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर क्या किया इन्होंने, नष्ट कर दिया, और जिससे लाखों कुशल कारीगर बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों ने कुटीर उद्योग को समाप्त करते हुए सस्ते ब्रिटिश माल का आयात भी किया और भारतीय वस्तुओं पर भारी कर भी लगाए इन्होंने। तो कृषि क्षेत्र में शोषण हुआ। तो आप भी पता है कि भू राजस्व की नई नई नीतियां लेके आए और सबका उद्देश्य एक ही था, शोषण, है ना। अत्यधिक कर था लगाया गया, जिससे वे भूमि से बेदखल हो गए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त नीति के कारण जमींदारों को विशेष लाभ मिला, लेकिन किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। सामाजिक असंतोष और नीतियां, अंग्रेजों द्वारा जो लागू किए गए सामाजिक सुधारों से जनता में असंतोष बढ़ा। जैसे उदाहरण देखिए, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा पर कानून को लेकर लोगों में आशंका थी कि अंग्रेज भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं,
है ना। तो ये चीज़ें डाल सकते हैं आप। मिशनरियों की गतिविधियों से हिंदू और मुस्लिम समाज में भय उत्पन्न हुआ कि ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें थी। सैन्य असंतोष भी था, यानी सैनिकों के साथ भी भेदभाव किया जाता था। उदाहरण देखिए, भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम वेतन देना, उच्च पदों पर पदोन्नति नहीं दी जाती थी, और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को समुद्र पार लड़ने के लिए बाध्य किया, जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध था। 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त कारतूस थे, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह फैलने से भारतीय सैनिकों में आक्रोश भी बढ़ गया था। प्रशासनिक भ्रष्टाचार था, पुलिस, छोटे अधिकारियों, निचली अदालतों में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिससे जनता में असंतोष फैला। ब्रिटिश विदेश नीति, अफगान युद्ध 1838 से 1842 में पंजाब संघर्ष हुआ है ना, जो पंजाब के 2 युद्ध लड़े जाते हैं 1845 से 49 तक, और क्रीमिया युद्ध 1854 से 56 के कारण अंग्रेजों की सैन्य शक्ति कमजोर पड़ गई, जिससे भारतीयों को विश्वास हुआ कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका जा सकता है। विद्रोह का महत्व देख लीजिए कुछ संक्षिप्त में। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम प्रयास था, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। हालांकि यह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना को जागृत कर दिया। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किए और भारत को प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन यानी क्राउन के अधीन कर दिया। तो ये इसका महत्व था, है ना। ये चीजें पॉइंट में कुछ डाल सकते हैं। निष्कर्ष देख लीजिए, ये संक्षिप्त में आपको देना निष्कर्ष। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों, आर्थिक शोषण और सामाजिक असंतोष का परिणाम था। यह भारतीयों की असंतोषजनक स्थिति का पहला बड़ा विस्फोट था, जिसने ब्रिटिश सरकार को यह समझने पर मजबूर किया कि उनकी नीतियां कितनी त्रुटिपूर्ण थीं। जो यह विद्रोह असफल होने के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा स्रोत बना और अंततः 1947 में स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त भी किया। तो ये 3 प्रश्न थे, बाकी आगे देखेंगे। और देखिए कैसा लगा वीडियो वो आप बता दीजिए। तो इससे क्या रहेगा, हम इसे रेगुलर कर देंगे। जैसे जो भी लोग आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, इसको देख के आंसर राइटिंग अपना सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ आपको बहुत कंटेंट उस पर ओनली पीसीएस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको सर्च भी कर लीजिए, या फिर यहाँ पे मेंस से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाता है। जो भी आपको डेटा फैक्ट रिपोर्ट्स एग्जांपल्स यहाँ पे भर भर के आपको एग्जांपल्स और वगैरह सब दिया जाता है, जहाँ पे हिंदी मीडियम में कमी है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। थैंक यू।